हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट और बाकी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं ग्रेजुएशन के उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि सेल साइकिल से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ विथ। तो जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपना जीवन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं किसके साथ? एक सिंगल सेल के साथ, मेनी सेल के साथ, या फिर फ्यू सेल कुछ कोशिकाओं के साथ, या फिर फ्यू ऑर्गन्स के साथ। तो संसार के जितने भी प्राणी या जीवधारी होते हैं वो अपने जीवन की शुरुआत किसी एक सिंगल सेल से करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है दीज सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाई विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। मतलब किस इवेंट के द्वारा सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर लेती है? सिंथेसाइज द आउटर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इटसेल्फ इनटू टू डॉटर सेल्स इच टर्म्ड एज। मतलब ऐसा कौन सा जो पूरा का पूरा इवेंट है जिसके द्वारा सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर लेती है, इसके अलावा सिंथेसिस कर लेती है उसके अंदर जो भी डिवाइडिंग मटेरियल होते हैं जो कि डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी सेल के अंदर मटेरियल होते हैं, चाहे उसके जेनेटिक मटेरियल हुए या उसके सेल ऑर्गेनेल हुए या उसका जो भी कंपोनेंट होता है वो ज्यों का त्यों उसकी डॉटर सेल के अंदर सेल डिवीजन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है, साइटोलॉजी के थ्रू नहीं होगा। सेल साइकिल में ऑलरेडी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है सेल बायोलॉजी, तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। तो सेल डिवीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल साइकिल। सेल साइकिल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है वो है ऑल इवेंट अकर इन कोऑर्डिनेट मैनर। सभी जो इवेंट होते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं। इसके अलावा ऑल इवेंट्स आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सभी इवेंट जेनेटिक कंट्रोल के थ्रू होते हैं। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल जिसे यस फेज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूछा जा रहा है सेल ग्रोथ इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म इज ए। सेल किस स्टेज के अंदर अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रोथ करती है? तो सेल के अंदर जो ग्रोथ होता है साइटोप्लाज्म में वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उसके अलावा डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, इरेगुलर प्रोसेस है, रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो सेल की जो ग्रोथ है खास करके साइटोप्लाज्म के अंदर ये कंटिन्यूअसली होती रहती है, क्योंकि सेल क्या करती है न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करती है डिफरेंट तरह के फूड पार्टिकल के थ्रू, वाटर और मिनरल्स के थ्रू, और इस तरह से वो अपने शेप और साइज में ग्रोथ करती है साइटोप्लाज्म के कंटिन्यूअस ग्रोथ की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है आवर सेल कैन डिवाइड इटसेल्फ वन अप्रॉक्सीमेटली इन। हमारी कोशिकाएं लगभग कितने समय में विभाजन कर लेती हैं? तो 24 घंटे लगता है इसको, उसके अलावा 24 मिनट लगता है, उसके अलावा 24 सेकेंड लगते हैं, या 24 दिन लग जाते हैं। तो हमारी सेल को डिवाइड करने में नियरली 24 घंटे लग जाएंगे। वैसे 24 से 26 इसका एवरेज टाइम होता है। तो अगर इसमें सबसे नियरली जो ऑप्शन है वो 24 आवर्स का है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली। ईस्ट कोशिका में जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन हो वो कितने टाइम का होगा? तो इसका पहला ऑप्शन है 90 सेकेंड का, ऑप्शन नंबर बी है 90 मिनट का, 20 मिनट का, या फिर 45 मिनट का। तो जो ईस्ट सेल होती है वो 90 मिनट के अंदर वो क्या करती है डिवाइड करती है। ईस्ट सेल को डिवाइड करने में 90 मिनट का टाइम लगता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द बिलो डायग्राम। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं इनमें कोड दिया गया है। इस कोड के बेसिस पे हमें ये पहचान करनी है कि ए बी सी डी ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसमें जो ए है वो जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी G2 फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इसके अलावा डी जो है वो एम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए जो है G2 फेज को, बी एम फेज को, सी G1 फेज को, डी एस फेज को। ऑप्शन नंबर सी है ए एस फेज को, बी G2 फेज को, सी G1 को, डी एम फेज को। ऑप्शन नंबर डी है इसमें ए एम फेज, बी है बी जो है वो G1 को, सी भी G1 को, उसके अलावा डी जो है वो यस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमें पता है कि जो माइटोटिक फेज होती है, माइटोटिक फेज में सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइटोटिक फेज में सबसे पहले जो सेल साइकिल का करेक्ट मतलब इसमें सीक्वेंस होता है, उसमें G1 होता है, यस होता है, उसके बाद G2 होता है, उसके बाद एम फेज आती है। तो जो ऑप्शन नंबर 7 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें सबसे पहले G1 फेज आएगी, उसके बाद यस फेज आती है, उसके बाद G2 आती है और उसके बाद एम फेज आती है। तो इससे रिलेटेड तो ए इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ये करेक्ट मैच कर रहा है, ए G1, बी यस, उसके अलावा बी कौन सा है, यस हो जाएगा, ये हो जाएगा G2 हो जाएगा, ये हो गया G1 पहला वाला, और जो डी वाला है ये एम फेज को। तो इस तरह से सबसे करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि एम फेज से रिलेटेड है। यहाँ पे है एम फेज इन ह्यूमन सेल लास्ट फॉर। तो एम फेज जो ह्यूमन सेल के अंदर होती है उसमें अंत में क्या होता है, मतलब कितने टाइम लग जाते हैं, करीब 1 आवर लगता है, 2 आवर लगता है, 23 आवर लगते हैं या फिर 4 आवर्स का टाइम लगता है। तो जो ऑप्शन नंबर इसका होगा 8वें क्वेश्चन का, इसका करेक्ट आंसर होगा 1 घंटे लगभग लग जाते हैं। तो इसको 1 घंटे लगता है, ये आपको नोट्स में बताया भी गया है लेक्चर के टाइम पे। तो इसमें करीब 1 घंटे का टाइम पीरियड लगता है, सबसे कम टाइम एम फेज में ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरफेज। इंटरफेज से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सबसे सही माना गया है या सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में है सबसे पहला ऑप्शन, इट इज़ द फेज प्रेजेंट बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। जो इंटरफेज है वो दो सक्सेसिव फेज के बीच की अवस्था है एम फेज की। इट लास्ट मोर देन 95% in the duration of cell cycle in human cell. It also known as resting phase, इसे resting phase बोलते हैं या all of these। तो ये जो क्वेश्चन है इंटरफेज में ये सारी प्रोसेस होती हैं। इसमें जैसे 2 एम फेज के बीच का ये गैप भी होता है एक तरह से। इसके अलावा इसमें करीब 95% टाइम इसी में लग जाता है इंटरफेज में ही, क्योंकि इसमें G1 यस G2 3 फेजेज आती हैं, आपको पता है। इसके अलावा इट आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे G1 को G2 को यस को रेस्टिंग फेज भी बोलते थे। बाद में जैसे पता चला कि नर्व सेल G0 फेज ही केवल रेस्टिंग फेज है, लेकिन ये बात का कॉन्सेप्ट है। तो इन तीनों को भी रेस्टिंग फेज कहा जाता था। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें एक मैच कराना है, कॉलम ए को कॉलम बी से करेक्ट मैच करना है। तो इसमें हमें देखना है G1 फेज जो होती है, G1 फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, G1 फेज गैप 1 फेज है। उसके अलावा साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन इसमें होता है। तो उसके अलावा कैरियोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। यस फेज को सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर इसका होगा 10वें का जो बी वाला है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए G1 फेज जो है, G1 फेज को ही हम लोग गैप फर्स्ट फेज भी नाम देते हैं। साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियर का नहीं साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट मैच, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मैच है, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट मैच है। कैरियोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन माने पूरा का पूरा जो कैरियोकाइनेसिस है, इसमें 2 तरह के सेल्स बन जाती हैं, और यस फेज को सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये 2 इनकरेक्ट मैच कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन आपको मिल रहे होंगे वो सबसे करेक्ट आंसर इसके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे तो A1 जो है ये क्या है, ऑलरेडी गैप 1 फेज है। और जो सी है, सी का जो करेक्ट मैच है कैरियोकाइनेसिस का वो हो जाएगा 2 से।
और जो ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनेसिस, इसका करेक्ट मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। तो सी का जो करेक्ट मैच है वो किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 2 से हो जाएगा, बी का 3 से हो जाएगा और डी जो है वो ऑलरेडी सही मैच है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें पूछा गया है जीवन फेज इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय, जीवन फेज करेक्टराइज नहीं किया जा सकता है, इसको करेक्टरीफाई नहीं किया जा सकता है जीवन फेज को। कंटिन्यूअस ग्रोथ फेज, एक्टिव मेटाबॉलिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, नॉट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि जीवन फेज में कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, एक्टिव मेटाबॉलिज्म भी इसका एक्टिव रहेगा और रेप्लिकेशन नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें यस फेज की रिक्वायरमेंट होती है सेल को खास करके। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अब देखेंगे हम इसी कड़ी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखेंगे यस फेज इज नॉट करेक्टराइज्ड बाय, यस फेज को हम नहीं करेक्टराइज कर सकते हैं, माने इसे उल्लेखित नहीं कर सकते हैं डीएनए के डुप्लीकेशन से। नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, डीएनए रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन न्यूक्लियस ऑफ सेल यूकैरियोटिक एनिमल सेल। तो प्रश्न संख्या जो 12 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। इसमें डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इन एनिमल सेल, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ये इसमें नहीं होती है। बाकी सारी प्रोसेस डीएनए का डुप्लीकेशन होना, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं, इसके अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन ऑलरेडी होता है, ये सब प्रोसेस इसमें होती हैं। तो इसमें नॉट करेक्टराइज्ड मतलब ये सारी प्रोसेस डीएनए का डुप्लीकेशन और उसके अलावा क्रोमोसोम के नंबर का न बढ़ना, डीएनए का रेप्लिकेशन, ये तीनों प्रोसेस होती हैं। तो होता क्या नहीं है इसके अंदर, ऑलरेडी इसमें डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल जो कि एनिमल्स की होती है उसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट नहीं करता है यस पेज के अंदर। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है व्हाट occurs continuously when cell is divided into G1 yes and G2 phase। तो G1 yes और G2 phase में जो सेल होती है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती है या कौन सी इसमें प्रोसेस होती हैं। तो G1 yes और G2 में कंटिन्यूसली कौन सी ऐसी कॉमन प्रोसेस होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन है या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है, ग्रोथ ऑफ सेल। तो इसमें अगर हम देखेंगे G1 yes और G2 में, तो इसमें ग्रोथ ऑफ सेल जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन यस फेज में केवल होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन यस फेज के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ सेल की होगी वो तीनों फेजेज के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है 14 है, इसमें देखेंगे इफ ए सेल हैज़ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन G1 फेज, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल आफ्टर एस फेज। तो अगर G1 फेज के अंदर गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉयड है तो यस फेज के बाद गुणसूत्र का नंबर कितना होगा, यस फेज के बाद जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो डबल होता है, तो क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, तो इस हिसाब से G1 फेज के अंदर अगर 2n है नंबर क्रोमोसोम का, तो जो यस फेज है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 4n हो जाना चाहिए। तो क्रोमोसोम नंबर 4n हो जाएगा, क्योंकि अगर गुणसूत्र डबल हो चुके होंगे तो यही डबल गुणसूत्र यस फेज के बाद जब G2 फेज आएगी और उसके बाद यम फेज आएगी तो वो डिवाइड करके फिर इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4n इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 2n या 8n रहेगा तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, 4n करेक्ट आंसर इसका होगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द बिलो डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर ए बी और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसमें इंटरफेज दिया गया, ए है, बी है और सी है। तो इसमें देखिए इंटरफेज है, बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है टेलोफेज को, सी एनाफेज को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो एनाफेज को, बी टेलोफेज को, ऐसे ही सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एनाफेज है और ये जो है साइटोकाइनेसिस है,
और यहाँ पे सबसे पहले जैसे इसमें हम देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे ये देखिए, इसमें है सेंट्रियोल ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है, तो एनाफेज के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एनाफेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 15 का जो इसमें एनाफेज को ऑप्शन नंबर ए रिप्रेजेंट करना चाहिए, और जो बी है वो टीलोफेज को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सी है वो इंटरफेज को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस ऑलरेडी और साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस हो चुका है। तो अब इसके बाद इसमें जो अगली प्रोसेस होगी सी में वो इंटरफेज होगी। यहाँ पे ये टीलोफेज है और ये वाला जो है वो एनाफेज है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेल विच डू नॉट डिवाइड इंटर। जब कोशिका डिवाइड नहीं करती है तो इंटर करती है। फेज फॉर जीवन फेज, जीवन के जस्ट बाद कोशिका को डिवाइड नहीं करना होता तो वो किस फेज के अंदर इंटर करती है, ये आप बखूबी जानते होंगे। तो इसमें जो प्रश्न संख्या 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, G0 फेज या G0 फेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, G0 फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय DNA रेप्लिकेशन, एक्टिव मेटाबॉलिज्म, यस फेज एंड इसमें यम फेज। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो एक्टिव मेटाबॉलिज्म, क्योंकि न तो इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, न ही इसमें डुप्लीकेशन होगा, न ही सिंथेसिस की या एम फेज जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती। इसमें केवल सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही एक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इसमें से निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसमें है इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन। पहला है इन एनिमल सेल माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। ये केवल डिप्लॉयड सोमेटिक सेल के अंदर होता है, सही बात है। और प्लांट सेल कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल। तो माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। इन एन एडल्ट्स हार्ट द सेल्स डज नॉट डिवाइड। एडल्ट हार्ट के अंदर जो सेल होती है वो कभी डिवीजन नहीं करती है, तो ये भी सही मतलब स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूछा जा रहा है, कह रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम मल्टीपल सेल। यही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें ऑलरेडी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो दिया गया है, माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड इन। माइटोसिस इज फर्दर डिवाइड इन स्टेजेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो माइटोसिस के अंदर कुल कितनी स्टेजेज होती हैं? एक स्टेज होती है, दो स्टेज होती है, तीन होती है, या नन ऑफ दीज? तो माइटोसिस हमें पता है, जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है उसमें 4 स्टेजेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। पीमैट पुरानी चटाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था, जो है नहीं, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोफेज इज कैरेक्टराइज बाई। प्रोफेज को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? तो इसमें 20 नंबर का हम ऑप्शन देखेंगे, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, सेंट्रियोल मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल। इसके अलावा इसमें जो सी है, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेज में ये सारी प्रोसेस होती हैं। क्रोमोसोम कंडेंस करना शुरू करता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं, उसके अलावा माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो। अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो जो सेल होती है उसमें क्या नहीं दिखाई देगा? इसमें गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम जो सेल होती है, सेल के अंदर
अगर हम प्रोफेज वाली स्टेज में माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो उसमें जो न दिखाई देने वाला ऑप्शन होगा उसमें जनरली हमें इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही होगी प्रोफेज के अंदर। इनमें से हमें कोई भी जैसे चाहे वो गोल्गी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इनमें से कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें प्रॉपर क्लियर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएट्स द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज की शुरुआत किस स्टेप्स के द्वारा होती है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है कंप्लीशन ऑफ बाइवैलेंट क्रोमोसोम फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है असेंबल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, और सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, और इसके अलावा है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो आप ध्यान दीजिए, जब मेटाफेज की शुरुआत होती है तो जब पूरी तरह से जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो प्रोफेज लास्ट में ख़त्म होने लगता है, उसके बाद शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेटाफेज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। मेटाफेज को हम कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के थ्रू, एलिगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन मेटाफेज प्लांट, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर एंड स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, क्योंकि जो मेटाफेज है, मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो पूरी तरह से इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, तो इसमें कंडेंसेशन वगैरह होने वाली जो प्रोसेस होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 24 है, इसमें आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन बिलो माइटोसिस डायग्राम। तो इसमें भी हमें माइटोसिस का जो डायग्राम है इसमें हमें ये करेक्ट करना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसमें ए एंड बी और सी डी का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फिगर के बेसिस पे आप लोग डिसाइड करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में अर्ली प्रोफेज है, ऑप्शन नंबर ए में अर्ली प्रोफेज है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी में लेट प्रोफेज वाली स्टेज दिख रही है। ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो सी है, इसमें मेटाफेज की शुरुआत होगी, मेटाफेज की शुरुआत होगी, तो ट्रांसमिशन टू मेटाफेज। और ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी में मेटाफेज होगा। तो इस हिसाब से अगर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो सबसे पहले अर्ली प्रोफेज है, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है। तो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज और डी है मेटाफेज। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। इसमें पूछा जा रहा है एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एनाफेज को हम किसके द्वारा कैरेक्टराइज करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर के थ्रू, इसके अलावा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड के थ्रू, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टू अपोजिट पोल, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि एनाफेज के अंदर ये सारे इवेंट होते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो 26 और बाकी इसके आगे की जो सीरीज होगी वो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।